अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है गैमा डिके पे। हम लोग रेडियो एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने क्या किया था, अल्फ़ा और बीटा डिके को डिस्कस कर चुके हैं। उसकी उनकी जो थेरीज़ हैं उनको भी देख चुके हैं। उसमें हमें पता है कि जब कोई न्यूक्लियाई अल्फ़ा डिके अंडरगो करता है तो उसका एटॉमिक नंबर में चेंज आता है, बाय टू डिक्रीज़ होता है और एटॉमिक मास बाय 4 डिक्रीज़ होता है। और अगर हम बीटा डिके की बात करें तो उसमें हमारे पास दो तरह से चेंजेस आती हैं या तीन टाइप की चेंजेस आती हैं। एक इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, एक हमारे पास बीटा पॉजिटिव डिके है और एक बीटा नेगेटिव डिके है। जब भी कोई न्यूक्लियर बीटा डिके अंडरगो करता है उसका एटॉमिक मास तो सेम रहता है, लेकिन उसका एटॉमिक नंबर बाय 1 या तो डिक्रीज़ होता है या फिर इंक्रीज़ होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अल्फ़ा बीटा डिके के। अब हमारे पास नेक्स्ट है गैमा डिके। गैमा डिके में हमारे पास क्या होता है, गैमा डिके बेसिकली हमारे पास क्या है, रेडिएशंस हैं जो एमिट होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हम इन्हें कहते हैं। ये एमिट होती हैं कि कोई एटॉमिक मास या एटॉमिक नंबर नहीं होता है, एज यू नो दीज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो ये कब एमिट होती हैं, जब भी कोई न्यूक्लियाई अल्फ़ा या बीटा डिके अंडरगो करता है। लेट्स सपोज हमारे पास एक न्यूक्लियाई है, वो एक्साइटेड स्टेट में था, उसने अल्फ़ा डिके अंडरगो किया और अल्फ़ा डिके अंडरगो करने के बाद भी वो अनस्टेबल स्टेट में है और वो क्या करता है कि वो फर्दर कोई अल्फ़ा डिके या बीटा डिके अंडरगो नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास एनफ एनर्जी नहीं है। उसके पास जिस एनर्जी जो है वो जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो उतनी एनर्जी की क्या कर देगा, कोई फोटोन एमिट कर देगा, कोई गैमा रे एमिट कर देगा। तो उसे हम कहते हैं, ये हमारे पास क्या होता है, गैमा डिके होता है। मतलब हमारे पास जब भी कोई अल्फ़ा और बीटा डिके अंडरगो होता है, और उस केस में अगर हमेशा ऐसा नहीं होता लेकिन कभी किसी केस में ऐसा होता है कि अल्फ़ा डिके और बीटा डिके अंडरगो करने के बावजूद न्यूक्लियर क्या है, वो एक्साइटेड स्टेट पे रह जाता है। और उसके बाद वो क्या करता है, वो अपने खुद को स्टेबल करने के लिए, एक्साइटेड स्टेट स्टेबल नहीं होती, वो ग्राउंड स्टेट में आने के लिए जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा होती है उतनी एनर्जी का वो क्या करता है, गैमा रे एमिट करता है और अपने ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट हो जाता है या अपने स्टेबल स्टेट में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो गैप होता है, पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास है, एक एग्जांपल है सीजियम की, सीजियम 137, कोबाल्ट की देखते हैं, कोबाल्ट 6027। ठीक है, ये हमारे पास कोबाल्ट 6027 है। ये क्या है, ये अनस्टेबल स्टेट में था, खुद को स्टेबल करने के लिए एमिट किया एक बीटा नेगेटिव पार्टिकल, बीटा नेगेटिव डिके अंडरगो किया। ठीक है, बीटा नेगेटिव डिके अंडरगो किया, उसके बाद शिफ्ट हो गया निकल 6028 में। ठीक है, अब जब निकल 6028 में शिफ्ट हुआ तो उसके बावजूद क्या हुआ, वो स्टेबल स्टेट में नहीं आया। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, मतलब वो यहाँ पे निकल के क्या हुआ, एक एक्साइटेड स्टेट में, ये जो स्टार है ये एक्साइटेड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोबाल्ट ने जब बीटा डिके अंडरगो किया, बीटा नेगेटिव डिके, तो वो निकल के क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट हो गया। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, हमारे पास स्टेबल नहीं होती। फिर इसके बाद उसने क्या किया, उसने ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट होने के लिए एक फोटोन एमिट किया, या एक जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा थी उसकी गैमा रे एमिट की। वो कितनी एनर्जी की थी, हमारे पास 2.158 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का उनकी गैमा रे एमिट की और लोअर स्टेट में आ गया। अब ये जो इस स्टेट में आया ना, ये इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट स्टेट में आया तो वो इस स्टेट में भी वो स्टेबल नहीं था। फिर क्या किया, दोबारा से एक गैमा रे एमिट की 1.332 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की और अपने ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से प्रोसेस करता है। ये हमारे पास कोबाल्ट था, इसने बीटा डिके अंडरगो किया, बीटा डिके अंडरगो करके ये क्या हुआ, निकल की एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, स्टेबल नहीं होती। अब निकल ने खुद को स्टेबल या ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट करने के लिए एक गैमा रे एमिट की 2.158 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। अभी भी उसके पास जो एनर्जी थी वो ज़्यादा थी, तो उसके बाद उसने सेकंड ट्रांजिशन की और 1.332 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी की एक और रे एमिट की। ठीक है, तो अगर हम देखें हमारे पास जो गैप है बिटवीन शेल्स, एनर्जी लेवल्स के दरमियान जो गैप है वो हमारे पास क्या है, वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अगर हम इसकी एटॉमिक की बात करें, एटॉमिक एनर्जी लेवल्स की, तो उनमें हमारे पास जस्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है।
इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गैमा रेज एमिट होंगी उनकी एनर्जी क्या होगी, वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के दरमियान में होगी, ठीक है। और जो हाफ लाइफ होती है, मतलब एक्साइटेड स्टेट्स की जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है, वो हमारे पास होती है 10⁻⁹ टू 10⁻13 सेकंड। मतलब इतनी ड्यूरेशन में हमारे पास कोई भी न्यूक्लियस जिसने अल्फा डिके और बीटा डिके अंडरगो किया और वो एक्साइटेड स्टेट में आ गया, तो वो अपने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इस ड्यूरेशन में शिफ्ट हो जाता है। ये इनकी हाफ लाइफ होती है। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, कुछ न्यूक्लियस जिनकी हाफ लाइफ जो होती है वो इससे एक्सीड कर जाती है, इस ड्यूरेशन से वो ईयर्स तक चली जाती है, या इससे कुछ मिनट्स जितने भी, इससे जब किसी भी न्यूक्लियस की एक्साइटेड स्टेट इससे ज़्यादा होगी तो, या हम कह लें जो लॉन्ग लिव्ड स्टेट होती है, एक्साइटेड स्टेट होती है, उसे हम कहते हैं, वो हमारे पास क्या होती है, आइसोमेरिक ट्रांजिशन कहते हैं हम, या फिर उसे ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाली जो स्टेट है ये हमारे पास इसके कंपेरेबल लॉन्ग लिव्ड है, इसकी हाफ लाइफ हमारे पास ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये हमारे पास लॉन्ग लिव्ड स्टेट है और इसे हम कहेंगे ये हमारे पास आइसोमेरिक स्टेट है। और जो ट्रांजिशन है इसे हम कहेंगे ये आइसोमेरिक ट्रांजिशन है। आपको याद है हम लोगों ने जब डिफरेंट कैटेगरीज पढ़ी थी, जैसे आइसोटॉप्स और आइसोटोन्स, और उसमें हमने आइसोमर्स भी पढ़े थे, और हमने कहा था कि आइसोमर्स ऐसे होते हैं जिसमें हमारे पास एटॉमिक नंबर भी सेम होते हैं, एटॉमिक मैसेज भी सेम होती हैं, लेकिन क्या होती है उनकी रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो डिफरेंट होती हैं, उन्हें हम आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक हमने एग्जांपल से डिस्कस किया है गैमा डिके को। अब हमारे पास जो आइसोमेरिक स्टेट्स हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। लेट्स सपोज अगर हमारे पास टिन है, उसके आइसोमेरिक स्टेट के लिए हम एम लगाएंगे। ये टिन 19 के आइसोमेरिक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब हमारे पास जो न्यूक्लियाई दो तरह से ग्राउंड स्टेट में शिफ्ट होता है। एक तो ये होता है कि वो गैमा रे एमिट करता है डायरेक्टली। दूसरा ये होता है कि क्या करता है कि जो न्यूक्लियाई होता है, न्यूक्लियस जैसे एक्साइटेड स्टेट में है, वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी ऑर्बिटल, लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है, ये इसके पास जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो अपनी एनर्जी को ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में शिफ्ट कर देगा। कोई भी जो इलेक्ट्रॉन होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन जो होगा, उसको शिफ्ट कर देगा अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी। फिर वो इलेक्ट्रॉन जब उसके पास से वो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी तो वो क्या होगा, वो यहाँ से इस ऑर्बिट से नॉक आउट कर जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल कन्वर्जन, ठीक है। तो ये इस तरह से दो तरह से अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। एक तो गैमा रेज को डायरेक्ट एमिट कर देता है फोटॉन्स की फॉर्म में, और दूसरा क्या करता है, दूसरा ये करता है कि वो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी ऑर्बिटल जो मोस्ट ऑफ सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जब वो उस एनर्जी को ऑब्जॉर्व करता है तो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है। वो उसके पास वो एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ वो बाउंड होता है, वो एनर्जी उससे ज़्यादा होती है, वो वहाँ से क्या करता है, एमिट कर जाता है, इजेक्ट कर जाता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं ये इंटरनल कन्वर्जन है। और अगर हम गैमा हम ये चेक करना चाहेंगे कितनी एनर्जी का फोटोन या गैमा रे एमिट हुई है, तो वो हम क्या करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और वो जिस एनर्जी के साथ बाउंड था उसको हम कंबाइन करेंगे और हम कहेंगे कि ये इतनी एनर्जी की हमारे पास क्या है, ये फोटोन है, ये गैमा रे आई है, ठीक है। तो ये हमारे पास गैमा डिके है। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीपोलैरिटी ऑफ गैमा रे। अब हमारे पास क्या है, गैमा रेज हमने अभी डिस्कस किया। गैमा रेज हमारे पास क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बिहाफ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होते हैं, मोनोपोल होते हैं, डायपोल होते हैं। मोनोपोल में हमारे पास क्या होता है, मोनोपोल में हमारे पास एनर्जी क्या होती है, चार्ज क्या होता है, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। हम इसे कहते हैं ये स्फेरिकल भी होता है, स्फेरिकल सिमेट्री होती है। और इसमें हमारे पास क्या होता है कि एनर्जी इसमें रेडिएशंस एमिट नहीं होती, डज नॉट रेडिएट एनर्जी। और इसके अलावा क्या होता है, टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती, नो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड कौन सा होता है, हमारे पास डायपोल होता है।
डायपोल में क्या होता है, डायपोल में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, एनर्जी रेडिएट होती है, रेडिएशंस एमिट होती हैं, और ये हमारे पास क्या होता है, ऑसिलेशंस प्रोड्यूस करते हैं इस तरह से। जो मोनोपोल होते हैं वो ऑसिलेशंस प्रोड्यूस नहीं होते, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं हमने कैरेक्टराइज किया है। अब इसको हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि हमारे पास जो भी फोटोन एमिट होता है, गैमा रे हमारे पास किस फोटोन की फॉर्म में एमिट होती है, तो वो जो फोटोन एमिट होता है उसका कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम भी होता है, और वो एंगुलर मोमेंटम हमें बताता है कि हमारे पास जो रेडिएशंस एमिट हो रही हैं वो कौन सी हैं, वो मोनोपोल हैं, डायपोल हैं, क्वाडपोल हैं, वो किस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम के लिए हम एल को रिप्रेजेंट करते हैं कि एल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, और एल की हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। एल इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमारे पास जो एल इज इक्वल टू 0 है, ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये मोनोपोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें हमारे पास क्या होती हैं, रेडिएशंस नहीं होती, कोई ट्रांजिशन नहीं होती। उसके बाद एल इज इक्वल टू 1 है, ये हमारे पास डायपोल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एल इज इक्वल टू 2 है, ये हमारे पास क्वाडपोल को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद एल इज इक्वल टू 3 है, ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑक्टा पोल को, ठीक है। और हम अगर जैसे इलेक्ट्रिक हमारे पास डायपोल्स हैं, इनको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम कहते हैं ई एल से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज अगर हम कहते हैं कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मोनोपोल है तो हम क्या करेंगे, ई नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हम उससे क्या करेंगे, 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरह से जिस तरह से हमारे पास इलेक्ट्रिक डायपोल होते हैं, ऐसे ही हमारे पास मैग्नेटिक पोल्स भी होते हैं, और मैग्नेटिक पोल्स को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, एम एल। और ये इसी तरह से हमारे पास अगर हमारे पास मैग्नेटिक मोनोपोल है तो इसे हम एम नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हमारे पास M1 है तो इसे हम अगर हमारे पास ये डायपोल है तो इसे हम M1 से, अगर हमारे पास क्वाड पोल है तो M2 से, और अगर ऑक्टापोल है तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे M3 से। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास ट्रांजिशंस हो रही हैं तो हमें कैसे पता चलेगा ये जो ट्रांजिशन हुई है ये मैग्नेटिक मल्टीपोल है या फिर इलेक्ट्रिक मल्टीपोल हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक हमारे पास मेथड है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये एक ट्रांजिशन हुई, ये हमारे पास इनिशियल स्टेट थी, इसे हम आई ए स्टेट कह देते हैं, और ये हमारे पास क्या है, इसकी फाइनल स्टेट है बी। मतलब बिफोर ट्रांजिशन ये स्टेट है और आफ्टर ट्रांजिशन ये स्टेट है। ये हमारे पास इनिशियल स्टेट होगी और ये हमारे पास क्या होगी, बी स्टेट होगी। तो हमारे पास जो इनिशियल स्टेट हम कहते हैं, इनिशियल स्टेट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, इनिशियल स्टेट का एंगुलर मोमेंटम क्या है, आई ए। और इसी तरह से फाइनल स्टेट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, फाइनल स्टेट हैज़ एंगुलर मोमेंटम, वो हमारे पास क्या है, आई बी आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि यहाँ पे बी स्टेट में हमारे पास क्या है, एक फोटोन एमिट हो रहा है, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल होता है। अगर हम कंपेयर करें अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारे पास क्या होता है कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, बिफोर एमिशन एंड आफ्टर एमिशन हमारे पास क्या होगा, सेम होना चाहिए। तो हम क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इनिशियल हमारे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम आई ए है, और फाइनल हमारे पास क्या है, आई बी प्लस एल। जो फोटोन एमिट हुआ है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है ये हमारे पास उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, अगर हमें एंगुलर मोमेंटम का पता हो तो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, एंगुलर मोमेंटम हमारे पास डिपेंड करता है पैरिटी पे, और पैरिटी डिपेंड करती है किस पे, एंगुलर मोमेंटम डिपेंड्स ऑन या अपॉन एल, और एल हमारे पास किस पे डिपेंड करता है, एल डिपेंड करता है पैरिटी पे, और पैरिटी किस पे डिपेंड करती है, स्पिन पे। तो अगर हमें स्पिन पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि क्या हमारे पास ट्रांजिशन कौन सी हो रही है, वो इलेक्ट्रिक हैं या फिर क्वाडपोल हैं, ठीक है। अब अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक होंगी तो उस केस में हमारे पास क्या होगा, पैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई से, ठीक है। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक के लिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास फाइनल पैरिटी क्या है, वो इक्वल होगी इनिशियल पैरिटी के, पाई आई इंटू -1 एल, ठीक है।
अगर हमारे पास फाइनल पैरिटी इक्वल होगी इनिशियल पैरिटी के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो ट्रांजिशन हुई हैं वो हमारे पास कौन सी हुई हैं, इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हुई है। अब वो मोनोपोल हुई हैं, क्वाडपोल हुई हैं, वो डिपेंड करेगा एल की वैल्यू पे, ठीक है। लेट्स सपोज ये हमारे पास आई ए है, ये ए स्टेट है और ये बी स्टेट है। अगर ए स्टेट की और बी स्टेट की पैरिटी सेम होगी तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक मल्टीपोलैरिटी हुई है, ठीक है। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक मल्टीपोल और अगर हमारे पास फाइनल पैरिटी जो है वो इक्वल नहीं है, L+1 कह लें या हम इसको -1 से मल्टीप्लाई कर दें, वो हमारे पास एक ही बात होती है। तो अगर हमारे पास फाइनल पैरिटी इक्वल नहीं है इनिशियल पैरिटी के, तो इस केस में हम कहते हैं, मतलब अगर ट्रांजिशन के बाद पैरिटी चेंज हो रही है तो उससे हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक मल्टीपोल। पैरिटी क्या होती है, पैरिटी हमारे पास क्या होती है, ये इसको डिफाइन करती है, डिपेंड करती है एल की वैल्यू पे। अगर एल की वैल्यू इवन होगी, जैसे 0, 2, 4, 6, तो अगर एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, इवन होगी, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास पैरिटी इवन होगी। और अगर एल की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, ऑड होगी, तो हम कहते हैं हमारे पास पैरिटी क्या होगी, वो हमारे पास ऑड होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिपेंड करती है एल की वैल्यू। तो ये हमारे पास इस तरह से, अगर ये हमने डिफ़ाइन किया कि हम मल्टीपोलैरिटी को किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं। हमारे पास जो गैमा रेज हैं वो किस तरह से किस फॉर्म में एमिट होती हैं, वो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म में एमिट होती हैं। और ये हमारे पास क्या होता है, इनके जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या होती हैं, हम डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। जैसे हमारे पास ये मोनोपोल हो सकते हैं, डाईपोल हो सकते हैं, क्वाडपोल हो सकते हैं। अगर मोनोपोल होंगे तो इट्स मीन इसमें कोई भी ट्रांजिशन एग्जिस्ट नहीं की। फिर नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट आ जाती हैं, डाईपोल आ जाती हैं, क्वाडपोल आ जाती हैं। और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक भी हो सकती हैं और मैग्नेटिक भी हो सकती हैं। अगर हमारे पास जो इनिशियल स्टेट है और जो फाइनल स्टेट है वो सेम, उसकी पैरिटी सेम होगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक मल्टीपोल है। और अगर इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम नहीं होगी, तो उसके इसमें हम कहते हैं ये हमारे पास कौन सी स्टेट है, ये हमारे पास मैग्नेटिक मल्टीपोल है, ठीक है। इसके हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारे पास है जर्मेनियम 72, ये हमारे पास डिफरेंट स्टेट हैं इसकी, 2 पॉजिटिव स्टेट, 0 पॉजिटिव स्टेट, और फिर जो नेक्स्ट स्टेट है वो भी हमारे पास क्या है, 0 पॉजिटिव, ठीक है। अब ये दो तरह से शिफ्ट हुआ है अपने ग्राउंड स्टेट में, एक तो डायरेक्ट 2 से 0 में, और एक हमारे पास क्या हुआ है पहले इस पे और फिर हमारे पास क्या आई है यहाँ पे। तो ये हमारे पास दो ट्रांजिशन, ये फर्स्ट ट्रांजिशन और ये हमारे पास क्या है, सेकंड ट्रांजिशन। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपोलैरिटी है या फिर, अब हम पहले के लिए बात करते हैं 0 से 0 में शिफ्ट हुआ है, ठीक है। हमने कहा था अगर हमारे पास E 0 हो या M 0 हो, उस केस में हमारे पास क्या होती है, कोई रेडिएशंस नहीं प्रोड्यूस होती, कोई ट्रांजिशन नहीं होती, फोटोन एमिट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा हमारे पास उस केस में जो हम इंटरनल कन्वर्जन की हमने बात की थी वो इस स्टेट में हो रहा है। मतलब जो जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा थी वो न्यूक्लियस ने अपने ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट की और उसके रिजल्ट में इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, वो इजेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास क्या होती है, इंटरनल कन्वर्जन होती है। जब हम मोनोपोल्स की बात करते हैं कि हमारे पास ये इलेक्ट्रिक मोनोपोल है या फिर हमारे पास ये मैग्नेटिक मोनोपोल है, ठीक है। अगर अब हम सेकंड स्टेट की बात करते हैं, उसमें हमारे पास क्या है, वो 2 से 0 में शिफ्ट हुआ है ग्राउंड स्टेट अपनी जो है। तो हमारे पास इसमें जो फाइनल स्टेट क्या है, वो हमारे पास क्या है, IB है, और इनिशियल स्टेट क्या है हमारे पास, ठीक है। अब अगर हम बात करें
पैरिटी का जो हमने फार्मूला लगाया था उसमें हमने कहा था कि हमारे पास अगर फाइनल पैरिटी इक्वल होगी इनिशियल पैरिटी के, तो उस केस में हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक मल्टीपोल है ये। अब हमारे पास फाइनल पैरिटी क्या है, वो हमारे पास है 2 पॉजिटिव है, और ये भी हमारे पास क्या है -1 की पावर हमारे पास क्या है 2। एल हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 है। तो उस केस में हमारे पास ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया पाई एफ। अब ये हमारे पास पावर क्या है, इसकी पावर हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास क्या रहेगा इवन ही रहेगी। मतलब कि पहले भी पैरिटी इवन है, यहाँ पे अगर 2 पॉजिटिव देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास पैरिटी इवन है, और यहाँ पे भी हमारे पास पैरिटी क्या है इवन है। पैरिटी में चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टीपोल है, इलेक्ट्रिक मल्टीपोल है। ठीक है, और इस केस में हमारे पास जो ट्रांजिशन होंगी वो क्या होंगी, वो हमारे पास क्वाड पोल होंगी। L = 2 के लिए हमारे पास क्या है क्वाड पोल, और ये हमारे पास E2 ट्रांजिशंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इंडिगो की हमारे पास स्टेट है 11749। ये अपनी स्टेट 1/2 माइनस से शिफ्ट हो रहा है बाय एमिटिंग अ गैमा रे। कितने 315 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गैमा रे एमिट करते हुए ये अपनी 1/2 माइनस स्टेट से शिफ्ट हो रहा है 9/2 पॉजिटिव स्टेट की तरफ। अब इसमें हमारे पास क्या है IA हमारे पास क्या है 1/2, और IB हमारे पास क्या है 9/2। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल है। हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास लेस देन L IA + IB। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे IA और IB की वैल्यू को प्लस माइनस करेंगे। हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 माइनस 9/2, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 9/2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। मतलब L की वैल्यू यहाँ तो 4 होगी, यहाँ फिर हमारे पास क्या होगी 5 होगी। अब हमारे पास अगर हम पैरिटी को देखें तो हमारे पास यहाँ पे पैरिटी क्या है नेगेटिव है, और यहाँ पे हमारे पास क्या पैरिटी क्या है ये पॉजिटिव है। और हमने यही बात की थी कि अगर यहाँ पे हमारे पास इनिशियल पैरिटी जो है वो इक्वल नहीं है फाइनल पैरिटी के, तो मतलब है यहाँ पे हमारे पास जो ट्रांजिशन हुई है वो हमारे पास कौन सी है मैग्नेटिक मल्टीपोल। और अगर कन्फ्यूजन हो कि हमें L की वैल्यू 4 लेनी चाहिए या 5 लेनी चाहिए, तो हम हमेशा L की स्मॉलर वैल्यू की तरफ जाते हैं। जो प्रोबेबिलिटी होती है वो L की स्मॉलर वैल्यू के लिए ज़्यादा होती है। अब ये चीज़ हमारे पास कहाँ से है, ये चीज़ मैं आपको पहले बताना भूल गई हूँ। ये हमारे पास हम लोगों ने जब ये डिस्क्राइब किया था IA = IB + L, ये हमने अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन किया था। तो L की वैल्यूज़ हमारे पास क्या होती है मिनिमम और मैक्सिमम। मतलब हम 2 अप्रोचेस की बात कर सकते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी। L उनके दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा या उसके इक्वल होगा। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो सकती है IA + IB हो सकती है, जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। और जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो हमारे पास क्या हो सकती है IA - IB, और L क्या होगा इनके दरमियान कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये अप्रोचेज़ हैं, ये हमने यहाँ से निकाला था। ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।